Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. कैपिटल गेन्स में प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 55 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे। वो पॉइंट्स हम इन शॉर्ट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था सेल्फ जनरेटेड एसेट के ऊपर कैपिटल गेन। सो सेल्फ जनरेटेड एसेट होते कौन से एसेट हैं? तो सेक्शन नंबर 55(2)(a) के अंदर आपको डिफाइन किया गया है कि ये 7 एसेट्स हमारे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स कहलाएंगे। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, right to carry on any business or profession, tenancy right, trademark or brand name associated with business, route permits and LUMARs। ये 7 एसेट्स हैं जो कि हमारे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। अब ये जो एसेट है ये आप सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं और इनको परचेज भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस आप अपनी खुद की जनरेट कर सकते हैं या फिर आप किसी और के बिजनेस की गुडविल को परचेज कर सकते हैं। सो दोनों केसेस हो सकते हैं जहां पे सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन के अंदर ये कवर्ड 7 एसेट्स में से कोई भी एसेट अगर आप सेल्फ जनरेट कर रहे हैं, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी रहेगी निल, क्योंकि आपने इसको खुद से जनरेट किया है। नेक्स्ट केस जहां पे आपने इसको परचेस किया है, वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी परचेस प्राइस जितने पे आपने उसको परचेस किया है। ध्यान दीजिएगा, क्या इंडेक्सेशन यहाँ पे मिलता है? आंसर इज यस, इंडेक्सेशन मिलेगा आपको 3 साल के बाद, मतलब 3 साल के बाद LTCG और 3 साल के अंदर रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर LTCG आ जाता है, इन दैट केस आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ जनरेटेड रहेगा तो निल, परचेस किया है आपने तो परचेस प्राइस। इंप्रूवमेंट कॉस्ट के लिए बोला गया कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, इनके लिए इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपको निल लेनी है। और बाकी टेनेंसी राइट, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस, रूट परमिट्स एंड लूमार, इनके लिए आपको इंप्रूवमेंट कॉस्ट जितना आपने एक्चुअली इनकर किया है वो लेना है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये इंप्रूवमेंट कॉस्ट वाली बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन के लिए बस आप निल लेंगे, बाकी सारे जो भी हमारे सेल्फ जनरेटेड एसेट है उनके लिए हम एक्चुअल जितना भी इनकर किया हमने वो लिया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया कि सेल्फ जनरेटेड एसेट जो कि जनरेट हुए हैं बिफोर 1/4/2001। अब जनरेट हुए मतलब आप उनको सेल्फ जनरेट भी कर सकते हैं या परचेज भी कर सकते हैं। कौन से वाले एसेट? जो कि सेल्फ जनरेटेड एसेट की डेफिनेशन में कवर्ड है। अगर 1/4/2001 से पहले हो रहा है, इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन जो रहता है, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 जो हम लेते हैं, वो इन एसेट्स के लिए आपको अवेलेबल नहीं होगा। कौन से एसेट्स के लिए? ये 7 एसेट्स के लिए आपको ये अवेलेबल नहीं होगा। अगर इनके अलावा कोई और सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो हमारे पास इसके अलावा भी कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट हो सकता है, जैसे कि गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। इन दैट केस बोला गया कि कोई और सेल्फ जनरेटेड एसेट है तो वो टैक्स के अंदर आएगा ही नहीं और वो पूरी तरीके से टैक्स से एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, सो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं रिलेटेड टू सेल्फ जनरेटेड एसेट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कैपिटल गेन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स मतलब फ्री शेयर्स जो कि कंपनी आपको देती है। ठीक है, एज आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो कोई भी पर्सन जो कि कंपनी का शेयर होल्डर है, अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो उनको बोनस शेयर्स देती है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। अब एज आप कोई भी अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? निल रहेगी। तो सेम चीज यहाँ लिखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर्स के लिए आपको निल लेनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर अलॉट हुए बोनस शेयर्स बिफोर 1/4/2001, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर एज यूजुअल लिया जाएगा। जितना अमाउंट आपका गया उसमें उतना अमाउंट आपको लिखना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से स्टार्ट होगा? तो जब से आपको बोनस शेयर्स अलॉट किए गए हैं तब से आप पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होंगी। नेक्स्ट हमने देखा था राइट शेयर एंड राइट इंटाइटलमेंट। राइट शेयर क्या होता है? राइट शेयर मतलब कंपनी आपको शेयर्स इशू कर रही है। देखिए, एक्स लिमिटेड है, मिस्टर ए इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है।
अब क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड न्यू इशू कर रही है। जब भी एक्स लिमिटेड न्यू इशू करेगी तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट ऑफर करेगी, राइट शेयर्स ऑफर करेगी, और अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो वो ये शेयर्स खरीद सकते हैं। अब कंपनी क्यों ऑफर कर रही है, क्योंकि कंपनी मिस्टर ए चाहे तो वो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जब कंपनी ऑफर कर रही है तो ऑफकोर्स सी बात है एज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। सो अगर कंपनी के शेयर्स 400 पर शेयर मार्केट में वैल्यू है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 300 पर शेयर फॉर एग्जांपल ऑफर कर सकती है। ठीक है, सो ये क्या होगा, डिस्काउंट में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर कर रही है। ध्यान रखिएगा राइट शेयर ऑफर है। बोनस शेयर में क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिलते हैं तो हम उसको ले लेते हैं, लेकिन राइट शेयर में हमारे पास ऑप्शन रहता है, आप चाहे तो लें चाहे तो ना लें, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट तो पेमेंट करना ही पड़ रहा है। अब एज पेमेंट करना पड़ रहा है इसलिए आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहे तो खरीदें चाहे तो ना खरीदें। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड की शेयर होल्डर है मिस्टर ए, जो कि जिनको राइट शेयर्स ऑफर हुए हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास एक ऑप्शन है कि वो खुद राइट शेयर्स खरीद लें, दूसरा ऑप्शन है कि ये जो राइट शेयर का ऑफर लेटर आया वो किसी और को ट्रांसफर कर दें। तो उन्होंने फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को राइट शेयर ऑफर ट्रांसफर करेंगे, इन दैट केस ये कहलाता है राइट एंटाइटलमेंट। ऑफ कोर्स ये बात है, अब ये मिस्टर बी को ट्रांसफर किया उन्होंने अपना ऑफर लेटर, इन दैट केस वो कुछ ना कुछ अमाउंट उनसे चार्ज करेंगे। क्यों चार्ज करेंगे, अगर मिस्टर बी बाहर से दैट इज मार्केट से खरीदते शेयर्स तो उनको कितने पे पड़ता, 400 पर शेयर, लेकिन वो मिस्टर ए के ऑफर लेटर से खरीद रहे तो उनको कितने पे पड़ेगा, 300 पर शेयर। तो मिस्टर ए ने बोला कि आज तुझे मेरी वजह से फायदा हो रहा है तो मुझे भी फायदा होना चाहिए। तो मिस्टर ए ने बोला कि 50 पर शेयर मैं इसमें तेरे से लूंगा, किस पे, राइट शेयर ऑफर लेटर पे। ठीक है, तो ऑफर लेटर मैंने तुझे दिया, उसके बदले मैं आपसे 50 पर शेयर लूंगा। ठीक है, सो मिस्टर बी ने बोला ठीक है। अब मिस्टर बी को कितना पड़ रहा है कॉस्ट, तो 300 वो कंपनी को देगा पर शेयर कॉस्ट, प्लस 50 देगा मिस्टर ए को, तो 350 इसका कॉस्ट पड़ रहा है, जो कि अभी भी 400 से कम है, तो उसको बेनिफिट पहुंच रहा है, साथ साथ मिस्टर ए को भी 50 पर शेयर का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। अब देखिए, अब हम इन्हीं तीनों केसेस को यहाँ समझेंगे। सबसे पहला केस जहाँ पे मिस्टर ए ने खुद ही राइट शेयर्स खरीद लिए। अब खुद राइट शेयर्स खरीद लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जितने पे राइट शेयर्स इशू हुए थे वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो हमारे एग्जांपल में कितना हो गया, 300 पर शेयर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से स्टार्ट होगा, तो जब से आपको राइट शेयर्स मिलेंगे, अलॉट होंगे, क्योंकि आपने खरीदे हैं तो अब वो शेयर्स आपको जब अलॉट किए जाएंगे तब से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कब की बात की जा रही है, अगर मिस्टर ए इसको फर्दर ट्रांसफर कर रहा है, जो राइट शेयर्स मिस्टर ए ने खरीदे थे वो उसको फर्दर ट्रांसफर कर रहा है, इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, जितने पे वो फर्दर ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जितना भी सेल अमाउंट वो चार्ज कर रहा है फ्रॉम द ट्रांसफरी, वो अमाउंट आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। नेक्स्ट केस राइट एंटाइटलमेंट। ये राइट एंटाइटलमेंट क्या है, तो मिस्टर ए ने जो राइट शेयर्स ऑफर लेटर जो आया था उनके पास, जो मिस्टर बी को उन्होंने दे दिया, तो मिस्टर ए के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम यहाँ देखने वाले हैं। सो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मिस्टर ए ने क्या ट्रांसफर किया, मिस्टर ए ने राइट शेयर का ऑफर लेटर ट्रांसफर किया। क्या ऑफर लेटर मिस्टर ए ने खरीदा था, आंसर इज नो, उसने नहीं खरीदा था, उसे कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट के ऑफर लेटर भेजा था, और यही ऑफर लेटर उसने मिस्टर बी को ट्रांसफर किया है फॉर अमाउंट ₹50 पर शेयर, है ना। तो यहाँ पे क्या कोई भी कॉस्ट पड़ी क्या मिस्टर ए को, आंसर इज नो, कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ी, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से स्टार्ट होगा, तो जब से वो राइट डिक्लेयर किया था कंपनी ने, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच राइट बाय कंपनी ने जब भी वो राइट डिक्लेयर किया था कि हम आपको राइट शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, वो दिन से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगी मिस्टर ए के लिए, जितना भी अमाउंट उसने मिस्टर बी से चार्ज किया है वो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी। हमारे केस में ₹50 पर शेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी फॉर मिस्टर ए। नेक्स्ट आते हैं शेयर्स एक्वायर्ड बाय राइट रिनाउंसी, दैट इज मिस्टर बी। मिस्टर बी को शेयर्स मिले, राइट शेयर ऑफर लेटर उसने मिस्टर ए से लिया था, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो मैंने आपको बताया पहले तो 50 पर शेयर उसने किसको पे किया, मिस्टर ए को, प्लस 300 रुपीज वो शेयर्स का प्राइस उसने पे किया, तो टोटल उसका कॉस्ट बन गया 350। सेम चीज लिखा है, अमाउंट पेड टू मिस्टर ए प्लस राइट शेयर का जो प्राइस है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग
जब से आपको शेयर्स अलॉट किए गए हैं राइट शेयर्स, तब से आपका आएगा। नेक्स्ट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो ये कब की बात हो रही है, अगर फर्दर ट्रांसफर कर रहा है हमारा मिस्टर बी, इन दैट केस जितना भी अमाउंट वो चार्ज करेगा फ्रॉम द ट्रांसफरी, वो अमाउंट उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। आई होप क्लियर हुआ हो। लास्ट पॉइंट जो हमने पिछली क्लास में देखा था वो था सेक्शन नंबर 55A रिलेटेड टू रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। मतलब क्या बात किया जा रहा है, असेसिंग ऑफिसर कब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाएगा वैल्यू निकालवाने के लिए। इन दैट केस 3 केसेस यहाँ पे बताए गए जिसमें असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। पहला केस जहां पे असेसी मतलब जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, ठीक है, उस असेसी ने अपने, समझ लीजिए उसने लैंड बेचा था, लैंड का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसने बोला कि 10 लाख रुपीज है, ठीक है, 10 लाख रुपीज में हमने उसका सेल किया है, और इसने ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर से भी वैल्यू करा लिया कि ये जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 लाख रुपीज पे की गई है उस पर्टिकुलर लैंड के लिए वो सही है, इतने ही अमाउंट में वो लैंड मिलना चाहिए। सो रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन है, ये प्राइवेट वैल्यूअर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, ठीक है। कौन है, प्राइवेट वैल्यूअर्स है, जिससे असेसी ने अपने लैंड का जो वैल्यूएशन किया है उसको वैल्यू कराया है, ठीक है, कि सही है कि नहीं चेक कराया है बोल सकते हैं हम। अब लेकिन फिर भी हमारे जो असेसिंग ऑफिसर है उनको लग रहा है कि ये जो हमारा 10 लाख रुपए वो बता रहा है वो फेयर मार्केट वैल्यू से उसमें वेरिएंस हो सकता है। इन दैट केस वो जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, बोलेगा कि ये वैल्यू चेक करो, ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू फेयर मार्केट वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट केस ये हो गया। सेकंड केस भी क्या बोल रहा है, जहां पे जो असेसी ने वैल्यू बताई है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट से कम है और ये हमारे असेसिंग ऑफिसर को पता है, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर को पता है कि यहाँ पे वैल्यू कम है और उसको लग रहा है, असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन है कि वो जो वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू असेसी की वैल्यू से 15% ज्यादा है या फिर 25,000 से ज्यादा है। दोनों में से कोई भी चीज अगर उसको लग रही है वो जा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास अपनी वैल्यूएशन कराने के लिए। नेक्स्ट आते हैं जहां पे बोल रहा है नेचर ऑफ एसेट या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे हमारे असेसिंग ऑफिसर खुद से वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, इन दैट केस भी वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ हो। सो हमने सेक्शन नंबर 55 से रिलेटेड सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, बोनस शेयर्स, राइट शेयर एंड राइट एंटाइटलमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफिसर वाला रेफरेंस, ये सारी चीजें कंप्लीट थी। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। सो आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38। देखा जाए तो ये सेक्शन अब एप्लीकेबल नहीं है, ये सेक्शन अब एप्लीकेबल नहीं है, पर ये सेक्शंस बहुत सारे सेक्शन से अभी रिलेटेड है। सो अगर आपको बाकी सेक्शंस को समझना है तो इस सेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है देखिए, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38 रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड लॉन्ग टर्म यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38 एप्लीकेबल किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड लॉन्ग टर्म यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के लिए अप्लाई होता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें लिस्टेड होनी चाहिए। कहाँ लिस्टेड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है एग्जेम्पशन लेने के लिए, सेक्शन नंबर 1038 मतलब 10 वाली बात आ गई तो एग्जेम्पशन की बात आ गई, है ना। सो एग्जेम्पशन के लिए आपको करना क्या है, आपको ये तीनों में से कोई भी लॉन्ग टर्म में से ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर करना है और साथ साथ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है। इन दैट केस अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे हो ही रहा होगा, ठीक है। सो अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं इन दैट केस आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन। किससे एग्जेम्पशन, तो जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ रहा होगा फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ दीज एसेट्स, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें तो मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स थे एट द रेट ₹500 ईच, जो कि उन्होंने परचेस किया था ऑन 1/5/2006। 1/5/2006 को उन्होंने ये परचेस किया था, अब वो उसको सेल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर्स को वो बेच रहे हैं एट द रेट ₹1500 ईच।
तो मैं पर शेयर अगर लूं तो 1500 और ये 500 है, इसका इंडेक्सेशन होगा तो अप्रोक्सीमेटली हम 700 वैल्यू ले रहे हैं। अप्रोक्स वैल्यू है, ये आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 500 भी अगर हम ले तो कितना अमाउंट बच रहा है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 800 रुपीज पर शेयर। 800 रुपीज पर शेयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। 800 रुपीज पर शेयर बहुत ज्यादा होता है और ये पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 800 पर शेयर मतलब आपका हो गया 8 लाख रुपीज, पूरा का पूरा 8 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कब एग्जेम्प्ट होगा? अगर आपके शेयर्स लिस्टेड है, आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपना ट्रांसफर किया और उस पर एसटीटी भी पेमेंट किया है, तो ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाता था एज पर सेक्शन नंबर 1038। तो लोगों ने क्या किया, इसका बेनिफिट उठाना चालू किया, इसके थ्रू अपने जो भी टैक्स आ रहे थे उन सबको बचाने की कोशिश की। क्या किया जा रहा है देखिए, समझिएगा। मिस्टर ए है जिनकी इनकम है प्रीवियस ईयर 2016-17 की, पीजीबीपी 15 लाख, कैपिटल गेन 50 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 5 लाख। ये कैपिटल गेन जो आया है वो कैपिटल एसेट के सेल के थ्रू आया है। उन्होंने एक कैपिटल एसेट बेचा था और उसके थ्रू उनका कैपिटल गेन अराइज हुआ है। अब ये कैपिटल गेन कब अराइज हुआ? तो 2016-17 के बीच में ही अराइज हो गया। तो उनको पता चल गया था कि 50 लाख का उनके पास आने वाला है कैपिटल गेन, ठीक है। अब उनको पता चल गया एज कि 50 लाख का उनके पास कैपिटल गेन आने वाला है, तो उनको हो गई टेंशन। उनको किस बात की टेंशन हो गई? उनको इस बात की टेंशन हो गई कि अब ये इतना सारा अमाउंट का टैक्स इनकम आ रहा है तो इसके ऊपर टैक्स भी बहुत ज्यादा आएगा। अब टैक्स बहुत ज्यादा आएगा तो इन दैट केस उनको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी उतने ज्यादा की, है ना। सो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अपना टैक्स रिड्यूस करें। तो टैक्स रिड्यूस करने के लिए उनको पता चला कि एक सेक्शन है 10 सबसेक्शन 38 जो कि बेनिफिट प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने इस बेनिफिट को देखा और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, शेयर्स पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। सो 50 लाख का हमारे पास यहाँ पे कैपिटल गेन आ रहा था। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने परचेस कर लिए ये पूरे 50 लाख के 1 लाख शेयर्स रिलायंस लिमिटेड के @50 ईच। सो 50 ईच पे परचेस किए तो टोटल 50 लाख रुपए उन्होंने लगा दिए शेयर्स पे। कब लगाए? 39/2016 को उन्होंने लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक और बेनिफिट यहाँ पे इंक्लूडेड है। उन्होंने सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38 तो देखा ही, साथ साथ ये भी देखा कि कंपनी थोड़े दिन बाद बोनस शेयर्स भी इशू करने वाली है। तो उनको पता चला 1 लाख शेयर्स तो मैं खरीद ही रहा हूँ और कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है 1:1 में, तो मेरे पास 1 लाख और शेयर्स आ जाएंगे। तो इन टोटल उनके पास कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख ओरिजिनल, 1 लाख बोनस शेयर्स, दैट इज 2 लाख शेयर्स हो गए उनके पास रिलायंस लिमिटेड के, ठीक है। सो बोनस शेयर्स का भी उनको बेनिफिट मिल गया। अब वो क्या कर रहे हैं देखिए, उनको बोनस शेयर्स मिल गए तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो अपने ओरिजिनल शेयर्स को बेच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बोनस शेयर्स आ जाते हैं ना मार्केट में, इन दैट केस उसके बाद हमारे शेयर्स की प्राइस गिर जाती है, क्योंकि पहले समझ लीजिए कंपनी के 10 शेयर्स थे, अब वही 10 शेयर्स अब 20 शेयर्स हो गए कंपनी के। इन दैट केस अब जो है पावर्स डिवाइड हो गए, पावर्स डिवाइड होने के साथ प्राइस भी डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होते ही आपके शेयर्स के प्राइस कम हो जाते हैं, ठीक है। सो अब 2 लाख शेयर्स हो गए। अब वो क्या कर रहा है, 1/2/2017 को, 39/2016 को उसने खरीदा था शेयर्स। बोनस शेयर 1/12/2016 को मिले, 1/2/2017 को वो 1 लाख ओरिजिनल शेयर्स @30 ईच सेल करने जा रहा है, ठीक है। सो उसने खरीदा कितने पे था? 50 पर शेयर पे खरीदा था, लेकिन बेच कितने पे रहा है? 30 पर शेयर पे। सो देखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गई 30 लाख। इंडेक्सेशन होगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हमने खरीदे थे 39/2016 को, बेच रहे 1/2/2017 को। मतलब अभी हमारे अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 5-6 मंथ्स ही बस हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। इन दैट केस इंडेक्सेशन होगा नहीं। इंडेक्सेशन नहीं होगा तो हमारे पास 30 लाख के शेयर्स का वैल्यू जितने पे हमने सेल किया, 50 लाख पे हमने खरीदा था, 20 लाख का हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया तो शॉर्ट टर्म है तो इसको सेट ऑफ कर सकते हैं बाकी इनकम से। तो हमारे पास पीजीबीपी की इनकम है और अदर इनकम है, हम क्या करेंगे, इनके साथ उनका सेट ऑफ कर देंगे। सेट ऑफ करने से क्या होगा, हमारे पास वाली इनकम भी कम हो जाएगी। और इस केस में देखा जाए तो 15 लाख पीजीबीपी की, 5 लाख अदर इनकम, तो पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया, कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब समझिए उन्होंने क्या किया। अब उन्होंने 1 लाख ओरिजिनल शेयर्स तो थे, वो तो पूरे के पूरे बेच दिए। दूसरे आते हैं 1 लाख बोनस शेयर्स।
बोनस शेयर्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बेचा, ट्रांसफर किया और साथ साथ एसटीटी भी पेमेंट किया, ठीक है। और कितने में बेचा? एट द रेट ₹70 पर शेयर पे उन्होंने सेल किया है। सो 1 लाख शेयर्स इंटू 70 पर शेयर इज इक्वल टू 70 लाख। बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? तो अभी हमने देखा बोनस शेयर वाला केस जहां पे बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम निल लेते हैं, जो हमने निल ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास अराइज हो गया 70 लाख का। लॉन्ग टर्म क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेल किया है 1/2/2018 को। बोनस शेयर्स खरीदे कब थे? हमने खरीदे थे 1/12/2016 को। एज लिस्टेड कंपनी है तो 1 साल के अंदर ही आपके लॉन्ग टर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका शेयर लॉन्ग टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो गया। और हमको पता है कि अगर लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, आपने ट्रांसफर किया हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में विद पेमेंट ऑफ एसटीटी, इन दैट केस ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 38, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हमारे जो मिस्टर ए है उनको ये 20 लाख रुपए का बेनिफिट मिल गया, क्योंकि उसको उन्होंने सेट ऑफ कर लिया, अपनी इनकम कम कर ली। साथ साथ उनको एक और बेनिफिट मिल गया, दैट इज 70 लाख रुपीस का। अभी ये जो एग्जेम्प्ट हो गया क्योंकि ये पूरा का पूरा। अगर देखा जाए, अगर वो ये ऐसा ना करते, वो इसमें पैसे नहीं लगाते थे, 50 लाख रुपए उनके टैक्सेबल होते। अब देखा जाए तो अब उनके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो गया और साथ साथ यहाँ पे लॉस आया था तो वो उन्होंने सेट ऑफ कर लिया। तो देखा जाए तो वो 50 लाख रुपए उनके पूरे ही टैक्सेबल नहीं हुए और साथ साथ उनको दो बेनिफिट्स मिल गए। क्या क्या बेनिफिट? पहला तो 20 लाख का, दूसरा 70 लाख का, इन टोटल 90 लाख रुपीस का उनको बेनिफिट मिल गया बोनस स्ट्रिपिंग के थ्रू। बोनस स्ट्रिपिंग क्या है? आपको बोनस शेयर्स खरीदने से पहले, मींस बोनस शेयर्स कंपनी जब इशू करने वाली थी उससे थोड़े दिन पहले आपने शेयर्स खरीद लिए, फिर आपके पास बोनस शेयर्स भी मिल गए, फिर बाद में आपने अपने ओरिजिनल शेयर्स जल्दी से बेच दिए ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज हो, और फिर जो बोनस शेयर्स थे उनको लॉन्ग टर्म तक रखा ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होने से आपको वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो गया। सो इस तरीके से इसको यूज करने लग गए लोग और बहुत ज्यादा इससे टैक्स जो है रिड्यूस हो गया गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट लेके आई एक सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 8, जो कि बोनस स्ट्रिपिंग को रोकने का सेक्शन था। क्या बोल रहा है देखिए, वेर एनी पर्सन बायर्स और एक्वायर्स एनी यूनिट्स, दैट इज ओरिजिनल यूनिट्स, ओरिजिनल शेयर्स जैसे हमने देखा, ओरिजिनल शेयर्स हम कब खरीदना है आपको? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months प्रियर टू रिकॉर्ड डेट। अब ये रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट मतलब उस दिन जब बोनस शेयर्स इशू होने वाले हैं, उससे आपने क्या किया? बोनस शेयर्स इशू होने से 3 महीने पहले ही आपने क्या किया? विद इन 3 months मतलब 3 महीने पहले या उसी के आसपास आपने ओरिजिनल यूनिट्स खरीद लिए। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने देखे तो हमने ओरिजिनल यूनिट्स कब खरीदे? 30/9/2016 को खरीदे, जो कि 3 months के अंदर आ रहा है, और हमको बोनस शेयर्स कब मिले? 1/12/2016, तो 3 months के अंदर कवर्ड है ना। सो पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया हमारा। दूसरा क्या बोल रहा है? सच पर्सन इज अलॉटेड बोनस यूनिट्स ऑन सच डेट, ये रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट्स भी मिल गए, सो ऐसा भी हो गया। नेक्स्ट, अब क्या कर रहे हैं हम? सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे ओरिजिनल यूनिट्स विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months। कब से 9 months देखना है आपको? जब से आपको बोनस शेयर्स मिले तब से 9 months। सो बोनस शेयर 1/12/2016 को मिल गए थे, हम ट्रांसफर कब कर रहे हैं ओरिजिनल शेयर्स को? 1/2/2017 को। सो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर ही हम कर देते हैं, तो 9 months वाला भी फुलफिल हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, इसके बाद और आपने बोनस यूनिट्स रखे हुए हैं अपने पास, ध्यान रखना है ओरिजिनल यूनिट्स हमने बेच दिए, बोनस यूनिट्स हम रखे हुए हैं। ओरिजिनल यूनिट्स आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months बेच देना है, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months अगर आप बेच रहे हो, बोनस यूनिट्स आपको होल्ड करके रखना है। इन दैट केस क्या होगा देखिए, कोई भी लॉस जो अराइज हो रहा है परचेज और सेल ऑफ ऑल और एनी ऑफ ओरिजिनल यूनिट्स, ओरिजिनल यूनिट्स को बेचने पे जो भी आपका लॉस अराइज हो रहा है, तो हमको पता है हमने ओरिजिनल यूनिट्स बेचे तो हमारे पास 20 लाख का लॉस अराइज हो रहा था, तो बोला गया कि ये लॉस को हम कंसिडर नहीं करेंगे और ये जो लॉस आया है आपका, ये लॉस हमारे बोनस शेयर्स का कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्या बोल रहा है, loss if any arising on account of purchase and sale of all or any of such original units shall be ignored। पूरी तरीके से हम उसको इग्नोर करेंगे और वो जो है हमारा जो भी लॉस आया था वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच बोनस यूनिट्स हेल्ड एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर पे हमारे पास जो भी बोनस यूनिट्स थे वो उसका कॉस्ट मान लिया जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। अब समझिएगा कि हमारा इससे क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। सो सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 8 के हिसाब से सेम एग्जांपल को मैं आपको शो कर रही हूँ, जहां पे देखें तो आप सेम चीजें हमने ली है।
सबसे पहले हमने क्या किया था, 1/2/2017 को 1 लाख ओरिजिनल शेयर्स बेचे थे एट द रेट ₹30 ईच। वही सेम चीज मैंने यहाँ पे ली है, 1 लाख शेयर्स ओरिजिनल एट द रेट ₹30 ईच हम सेल कर रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 30 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख। सो 20 लाख का हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को हमको क्या करने बोला है, इग्नोर करने बोला है। और ये जो 20 लाख रुपीज है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा बोनस शेयर्स के लिए, ठीक है। सो देखिए क्या हो रहा है, अब 1/2/2018 को जब हम बोनस शेयर्स बेचेंगे, सेम चीज हम ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमने 1/2/2018 को सेल किया था। मिस्टर ए के पास कितने बोनस शेयर्स है, 1 लाख बोनस शेयर्स हैं। ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये उसका सेल कर रहे हैं 70 पर शेयर पे, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था। सो 70 लाख रुपीज हमारी बन गई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे 20 लाख हमारी, अब ये कॉस्ट बन जाएगी। सो ये कॉस्ट में हमने ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 272 डिवाइडेड बाय 264, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है हमारे पास 49,39,394, जो कि पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38। आई होप क्लियर हुआ हो। पहले वाला जो एग्जाम्पल था 94 सबसेक्शन 8 लिए बिना, उस केस में ये लॉस भी हमारा सेट ऑफ कर रहे थे हम, तो ये लॉस का भी बेनिफिट मिल रहा था, साथ साथ 70 लाख का हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था, उसका भी बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अब ये लॉस का बेनिफिट हमको नहीं दिया जा रहा है और साथ साथ ये भी हमारा कम हो गया। तो कितना बेनिफिट कम हो गया हमारा 90 लाख पहले मिल रहा था, अब मिल रहा है सिर्फ 49,39,394 का बेनिफिट। इन दैट केस 40,60,606 रुपीज का बेनिफिट अब कम हो चुका है पहले के अकॉर्डिंग। इन दैट केस देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अब अपने टैक्स बचा लिए, अप्रोक्सीमेटली हाफ टैक्स गवर्नमेंट ने बचा लिया, जो कि पहले गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता था ड्यू टू बोनस ट्रिपिंग। सो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन नंबर 94 सबसेक्शन 8 लाके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और उन्होंने ये बोनस ट्रिपिंग को कम कर दिया और उसके हिसाब से जो बेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी कम हो गए टू द असेसी। एग्जाम्पल देखिए हमारी बुक से क्या बोल रहा है। मिस्टर ए ने परचेज किए 5,000 यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड एज ऑन 10/10/2019 एट द रेट ₹80 ईच। ऑन 1/11/2019 फंड डिक्लेयर 4 बोनस यूनिट्स फॉर एवरी 5 यूनिट्स हेल्ड। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट्स हैं। हमको बोनस कितने मिलने वाले हैं, तो 5,000 इंटू हमको कितने मिलेंगे, हर 5 शेयर के लिए 4 शेयर आपको मिलेगा, हर 5 यूनिट के लिए 4 यूनिट। सो 4,000 बोनस यूनिट्स हमको मिलने वाले हैं। रिकॉर्ड डेट फॉर डिक्लेयरिंग बोनस इज 1/11/2019 का रिकॉर्ड डेट है और उसी दिन हमको मिल गए बोनस शेयर्स, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1/12/2019 को मिस्टर ए ने बेच दिए 2,500 ओरिजिनल यूनिट्स। चेक करो कि ओरिजिनल यूनिट्स बोनस शेयर इशू होने के 9 महीने के अंदर सेल हुए हैं कि नहीं। सो 1/11/2019 को बोनस यूनिट्स मिले थे, 1/12/2019 को बेच रहे हैं, मतलब 1 महीने के अंदर ही हम सेल कर रहे हैं। इन दैट केस ये कवर किया जाएगा। और एक और चीज हमको चेक करनी होती है 3 महीने वाली, जब आपने एक्चुअल एक्वायर किया था और जब आपको बोनस मिला। तो एक्चुअल हमने 10/10/2019 को एक्वायर किया था, बोनस हमको 1/11/2019 को मिल गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये भी 1 मंथ के अंदर मिल गया। यहाँ पे 3 मंथ का लिमिट है लेकिन हमने 1 महीने के अंदर ये ले लिया। यहाँ पे 9 मंथ्स का लिमिट है, हमने 1 महीने के अंदर ही अपने ओरिजिनल शेयर्स बेच दिए। अब क्या ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले का हम देख रहे हैं। देखिए हमारे पास कितने ओरिजिनल यूनिट्स है, 5,000 ने कितने में खरीदा था, 80 ईच पे, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 4 लाख। बोनस यूनिट्स कितने हैं, 4,000, कितने पे खरीदा था, 0, क्योंकि हमने उस पर कोई भी कॉस्ट नहीं पे की थी, तो यहाँ पे हमारे लिए बोनस यूनिट्स का कॉस्ट हो गया निल। अब आती है बात, मिस्टर ए ने क्या किया, 1/12/2019 को 2,500 ओरिजिनल यूनिट्स बेच दिए। कितने पे बेचे, 20 ईच पे उनका सेल कर दिया, ठीक है। सो 2,500 यूनिट्स हमने बेचे एट द रेट ₹20 ईच। इन दैट केस 50,000 बन गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हमने खरीदा कितने पे था, तो ओरिजिनल यूनिट्स हमने 80 ईच पे खरीदा है। सो 2,500 इंटू 80 अगर देखें तो ये आपका आएगा 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख रुपीज में आपने खरीदा तो 50,000 पे आपने बेच दिया। इन दैट केस 1,50,000 का हमारे पास आ रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब बताइए ओरिजिनल यूनिट्स पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है तो क्या करना है। तो अभी हमने देखा सेक्शन नंबर 98 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, इग्नोर करना है पूरी तरीके से और डीम टू बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स। मतलब ये जो आपका लॉस है पूरी तरीके से इग्नोर करो और जो भी अमाउंट है ये 1,50,000 ये पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा बोनस शेयर्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात,
ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बोल रहा है, 10/1/2020 को मिस्टर ए ने बेच दिए 1000 बोनस यूनिट्स एट द रेट ₹25, है ना, बोनस यूनिट्स बेच दिए 10/1/2020 को। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास यूनिट्स बचे कितने हैं। हमने कितने बेचे, हमने 5000 यूनिट्स थे हमारे पास ओरिजिनल, जिसमें से 2500 बेच दिए, तो बचे कितने, 2500 बचे। कॉस्ट कितनी है, एट द रेट ₹80 ईच। बोनस यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, 4000, हमने अभी तक कोई भी सेल नहीं किया है। और कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट बन गई 1,50,000। हमने देखा कि जो भी आपका अमाउंट आया वो बन जाएगा कॉस्ट फॉर बोनस शेयर्स। सो 1,50,000 4000 यूनिट्स के कॉस्ट बन गया। अब पर यूनिट कॉस्ट देखे तो हम, पर यूनिट कॉस्ट हमारा हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4000 अगर आप करें तो ये आपका आएगा 37.5 ईच। ठीक है, सो पर यूनिट कॉस्ट हमारा है 37.5। अब क्या बोल रहा है, मिस्टर ए ने 1000 बोनस यूनिट्स बेच दिए 10/1/2020 को एट द रेट ₹25 ईच। ध्यान दीजिएगा, हमने बोनस यूनिट्स खरीदे कब थे, 1/11/2019 को हमको ये मिले थे। हम बेच कब रहे हैं, 10/1/2020 को, मतलब अगर देखा जाए तो हमको मिले 1/11 को, हम बेच रहे हैं 10/1 को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स के अंदर ही हम उसका सेल कर रहे हैं। सो ये हमारा शॉर्ट टर्म ही रहने वाला है, 1000 into 25 दैट इज इक्वल टू 25,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना रहेगा, सो 1000 यूनिट्स का हमने देखा कि 37.5 पर यूनिट हमारा कॉस्ट बन रहा है। सो ये हो गया हमारा 37,500 और हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है ऑफ 12,500। अब ये लॉस है, क्या कर रहा है इस लॉस का, हमने देखा था कि ओरिजिनल यूनिट्स पे अगर लॉस आएगा तो वो बोनस शेयर्स की कॉस्ट बन जाती है। लेकिन क्या ऐसा बोला गया है कि कहीं पे भी कि बोनस शेयर्स पे लॉस आएगा तो उसको आपको ओरिजिनल का कॉस्ट बनाना है, आंसर इज नो। इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो बोनस शेयर्स पे आ रहा है वो पूरी तरीके से इग्नोर करना है, सॉरी इग्नोर नहीं करना है। पहला वाला हम इग्नोर कर रहे थे, या आपको इग्नोर नहीं करना है, पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास कितने यूनिट्स बचे हैं, तो 2500 यूनिट्स बचे हैं हमारे ओरिजिनल ₹80 ईच पे। हमने अभी बोनस शेयर्स बेचे, बोनस यूनिट्स 4000 थे, 1000 हमने बेच दिए, 3000 हमारे पास बचे एट द रेट ₹37.5 ईच के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, हमने अभी बी देख लिया। नेक्स्ट केस अगर आप देखें यहाँ पे सी पे क्या बोल रहा है, देखिए 12/2/2020 को हमने किया है, क्या किया है, मिस्टर ए ने 2500 यूनिट्स बेचे ओरिजिनल वाले एट द रेट ₹30 ईच। हमने देखा 2500 यूनिट्स ही बचे थे ओरिजिनल वाले। ठीक है, तो आपने 2500 into 30 हमने ये बेच दिया है। सो ये आपके पास आएगा 75,000 रुपीज पे हमने बेचा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो 2500 into 80 ईच पे हमने खरीदा था, तो हमारा कॉस्ट है 2 लाख रुपीज। एट लास्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है हमारे पास 1,25,000 रुपीज का। सो देखिए ये 1,25,000 को हमको क्या करना है, तो ये हम पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे क्योंकि किससे रिलेटेड है, ओरिजिनल यूनिट से रिलेटेड है। एज पर सेक्शन नंबर 98 सबसेक्शन 4 के हिसाब से हमको ये पूरी तरीके से इग्नोर करना है और ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगा बोनस यूनिट्स के लिए। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 1,25,000 अब हमारे बोनस यूनिट्स का कॉस्ट बनने वाला है। अब देखें अगर हम, तो हमारे पास ओरिजिनल यूनिट्स 2500 थे जो कि हमने पूरे बेच दिए। इन दैट केस निल हो गया हमारा ओरिजिनल यूनिट्स। बोनस यूनिट्स कितने हैं, 3000 यूनिट्स हमारे पास थे एट द रेट ₹37.5 ईच, है ना। सो 37.5 ईच दैट इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें 3000 into 37.5, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 1,12,500 के हमारे पास ये कॉस्ट बन रहा था, 1,12,500। अब बोला जा रहा है कि ये भी बोनस शेयर्स की कॉस्ट पे ऐड हो जाएगा। सो 1,25,000 इस पे और ऐड कर दीजिए। सो अगर हम 1,25,000 और ऐड करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2,37,500। सो इनका कॉस्ट हो गया 2,37,500 पर यूनिट। अगर कॉस्ट में निकालूं तो पर यूनिट कॉस्ट हम देखें अगर, तो ये आपके पास आएगा 79.17 पर यूनिट।
ठीक है। सो पर यूनिट कॉस्ट हमारा है 79.17। सो ये सारी चीजें हमको मिल गई। अब देखिए क्या बोल रहा है, 14/3/2020 को रिमेनिंग बोनस शेयर्स एट द रेट ₹45 बेच दिए गए। सो रिमेनिंग बोनस शेयर्स कितने हैं, 3000 बोनस शेयर्स एट द रेट ₹45 हमने सेल कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1,35,000 पे हमने सेल किया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 79.17 दैट इज इक्वल टू, ये आपका कॉस्ट है 2,37,510 रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बन रहा है। 1,35,000, 2,37,510 हमारा कॉस्ट। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे अराइज हो रहा है 1,02,510। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से सारी कैलकुलेशंस होंगी। अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे हम लॉस की तरह कितना अमाउंट शो कर रहे हैं, तो ये 1,02,510 रुपीज, ये तो हमने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट हमने कौन सा कंसिडर किया है, नेक्स्ट हमने 12,500 वाला कंसिडर किया, बाकी हमने इग्नोर किया। सो 12,500 ये प्लस 1,02,510 रुपीज ये, तो आपके पास एक्चुअल हमने जो लॉस कंसिडर किया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो हमने कंसिडर किया है वो है 12,500 का प्लस 1,02,510 दैट इज इक्वल टू 1,15,010 रुपीज का हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे कंसिडर किया। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगी। जैसे उस टाइम पे हमने जब मैंने आपको बोनस ट्रिपिंग समझाया तब मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता तो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ही नहीं हो रहा है। और ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 38 अब अप्लाई नहीं करता, उसकी जगह दूसरा सेक्शन आ गया है। क्या सेक्शन आया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोनस ट्रिपिंग पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो बोनस ट्रिपिंग। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 38 हमने अभी देखा, जो कि लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स के ऊपर लगता था। लिस्टेड होने चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने चाहिए, ठीक है। सो आपको क्या होगा, सेक्शन नंबर 1038 के हिसाब से जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए है, नेशनल लिमिटेड के शेयर्स खरीदे 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कब खरीदे, 1/5/2016 को। मोर देन 1 ईयर के बाद उन्होंने इसको बेच दिया 15/12/2018 को एट द रेट ₹300। एक साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख हमारी, क्यों फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख हुई है, क्योंकि हमने सेल किया एट द रेट 300। कितने शेयर्स, 500 शेयर्स एट द रेट ₹300 ईच, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1,50,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 500 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच हमने खरीदा था, 2016 में खरीदा तो उसके हिसाब से हमने ले लिया, और 2018 में हमने बेचा तो उसके हिसाब से हमने इंडेक्सेशन ले लिया, ठीक है। सो ये आपके पास आ रहा है 53,030 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है 96,970। हमने देखा एज हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे कर रहे हैं, इन दैट केस ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए अप्लाई होता है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई होता है। किसके लिए, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड बिजनेस ट्रस्ट के लिए। सो अब आई बात शॉर्ट टर्म वालों की। शॉर्ट टर्म वालों ने बोला कि हमने क्या गुनाह किया, हमने भी तो आपके शेयर्स खरीदे थे, है ना, हमने भी आपके शेयर्स खरीदे, हमने भी आपका बेनिफिट कराया, हमने भी आपका बिजनेस कराया इक्विटी शेयर्स खरीद के। सो इन दैट केस गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है चलो इक्विटी शेयर्स जो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको भी हम डिडक्शन देते हैं, पर उतना नहीं मिलेगा जितना लॉन्ग टर्म वालों को मिलता है। लॉन्ग टर्म वालों को पहले कितना मिलता था, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था, लेकिन उनके लिए भी थोड़े चेंजेस आए हैं और शॉर्ट टर्म वालों को भी बेनिफिट दिया गया है। सो इसी दैट इज सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 38 से सिमिलर हमारा सेक्शन नंबर 111A आया, जो कि इक्विटी शेयर्स के शॉर्ट टर्म होने चाहिए, लिस्टेड होने चाहिए, जिसको आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में बेचा है। तो यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट तो नहीं होता, लेकिन टैक्सेबल होता है एट द रेट 50%। तो ये रिड्यूस्ड टैक्सेशन है। देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल में चाहते हैं तो नॉर्मल में तो टैक्स रेट 20% 30% तक चला जाता है। इन दैट केस उससे अच्छा 15% वाला ज्यादा बेनिफिशियल है ना। सो रिड्यूस्ड टैक्स लेके आए सेक्शन नंबर 111A के नाम से, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है। क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दो तरीके से डिवाइड किया गया।
एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वही नॉर्मल रेट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के अंदर 15% लगता है आपका टैक्स रेट। ठीक है, सो देखिए क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट्स ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन चार्ज। हमने देखा सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 38 भी बोल रहा था कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए, और यहाँ पे भी यही चीज लिखी है। पॉइंट्स देखिए, तो यहाँ पे टैक्स कैसे चार्ज होगा, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स 15% रहेगा, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो, प्लस एजुकेशन सेस। ध्यान दीजिएगा, अगर रीबेट यहाँ पे मिल सकता है तो रीबेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीबेट मिलता कब है, रीबेट मिलता है जब आपकी इनकम 5 लाख के अंदर होती है। 5 लाख के अंदर होती है, किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है रीबेट। ठीक है, इन डिटेल हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। एप्लीकेबल किसके लिए होगा, सेक्शन नंबर 111A। बोला गया कि 111A सारे एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा जिसकी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ रही है अंडर सेक्शन 111A। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एसेट्स। ये सर्टेन एसेट्स कौन कौन से एसेट्स होंगे, तो सेम एसेट्स जो कि सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 38 के अंदर कवर्ड थे वो सेम एसेट्स यहाँ भी कवर्ड है। देखिए, इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर होना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड होना चाहिए या फिर बिजनेस ट्रस्ट, जैसा कि सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 38 में कवर किया था, उन्हीं तीनों को यहाँ कवर किया गया है। और बोला गया कि इस पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है ऑन ट्रांसफर तो आपका कंसेशनल रेट लगेगा एट द रेट 15%। अब इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस लगा दी गई। कंडीशंस क्या है समझिएगा। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो हम बोल रहे हैं, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अप्लाई हुआ है 1/10/2004 से। 1/10/2004 से पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अप्लाई नहीं हुआ करता था। इसीलिए पहली कंडीशन बोली गई कि ट्रांजैक्शन फॉर सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर्स और यूनिट शुड बी एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 1/10/2004 के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, क्योंकि या फिर उस पर्टिकुलर दिन, क्योंकि इसी दिन से एसटीटी स्टार्ट हुआ था, इसी दिन से एसटीटी लगता था अगर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो। ठीक है, इसलिए बोला गया कि आपको सेल करना है इक्विटी शेयर्स का या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का, कब, ऑन और आफ्टर 1/10/2004 के बाद या उस दिन ही से होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सच ट्रांजैक्शन शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, साथ साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी चार्ज होना चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब से स्टार्ट हुआ तभी से आपको सेल करना है, उसके बाद ही से, और साथ साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी आपने पेमेंट किया होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, दो की रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से ही है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए। कौन कौन से एसेट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, हम बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स फर्स्ट, फिर लेंगे हम इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ये तीन यहाँ पे कवर किए गए जिनके लिए सेक्शंस अप्लाई होगा, सेक्शन नंबर 111 है। बोला गया कि आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करना जरूरी है इनके ट्रांजैक्शंस पे, और साथ साथ आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 1/10/2004 को या उसके बाद ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन दी हुई है। एक्सेप्शन क्या बोल रही है कि एसटीटी अगर पेमेंट नहीं होता है तो भी हम आपको अलाउ करेंगे। कौन से केस में, तो देखिए क्या बोल रहा है, एसटीसीजी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी। हमने ट्रांजैक्शन किस पे किया है, फॉरेन करेंसी पे किया, उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। किस पे किया है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में किया है जो कि लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर, वो टैक्सेबल होगा। ये कंसेशनल रेट दैट इज 15% का जो कंसेशनल रेट है उसी पे टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे एसटीटी अप्लाई नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ये एक ऐसा सेंटर है जो कि फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए आते हैं। जो भी लोग फॉरेन करेंसी में खरीदना चाहते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से खरीद सकते हैं। सो इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। इस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से अगर फॉरेन करेंसी में शेयर्स खरीदे जाते हैं, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल
कैपिटल गेन आता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एसटीटी अप्लाई नहीं होता। सो एज फॉरेनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री में और फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको एसटीटी का बेनिफिट दे दिया गया। बोला गया कि आपके ऊपर एसटीटी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन उनके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और ट्रांजेक्शन भी उसी में हो रहा है। इन दैट केस आपके ऊपर 15% वाला ही टैक्स लगेगा और भले ही आपके ऊपर एसटीटी अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज बोल दी गई आईएफएससी वालों के लिए, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वालों के लिए, कि आपके लिए एसटीटी भले अप्लाई नहीं होता लेकिन हम आपको 15% टैक्स वाला बेनिफिट देंगे। सो ये एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट का जो ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। हमने अभी तक क्या देखा, सेक्शन नंबर 111A किसके लिए अप्लाई होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होगा, तो ये अप्लाई होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होने चाहिए, कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, साथ में आपको एसटीटी पेमेंट होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है जिससे आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 111A का रिड्यूस्ड टैक्सेशन, दैट इज 15%। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। सो एग्जाम्पल देखिए, Mr. Sumit purchased 2,500 equity shares of Reliance Power Limited on 15/7/2018 at the rate ₹330 per share। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए मिस्टर सुमित ने 2,500 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, कितने पे खरीदे, 330 पर शेयर पे खरीदे, 15/7/2018 को खरीदे। साथ साथ उन्होंने एसटीटी पे किया है 1%, ब्रोकरेज पे किया है 2% एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस करते टाइम पे उन्होंने ये सब पेमेंट किया है। He sold the shares on 1/4/2019 को उन्होंने बेच दिया एट द रेट ₹450 ईच। एसटीटी पे किया 1.25 और ब्रोकरेज पे किया 3%। ठीक है, सो समझिएगा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसटीटी यहाँ भी पे हुआ है, एसटीटी यहाँ भी पे हुआ है। क्या इसको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के अंदर डिडक्शन मिल जाती है, क्या हम इसको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के अंदर लिख सकते हैं? तो बोला गया एसटीटी भले आप परचेस करते टाइम पे पेमेंट करो या फिर आप सेल करते टाइम पे पेमेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के अंदर इसको लिखने नहीं मिलेगा, आप इनको नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अब बात आती है कि हमने सेल किया, तो हमने कितने पे सेल किया, 450 ईच पे सेल किया। कितने शेयर सेल किए, 2,500 शेयर्स। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करें 2,500 शेयर्स एट द रेट ₹450, दैट इज इक्वल टू आपका आएगा 11,25,000 रुपीज में हमने सेल किया है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, तो ट्रांसफर कब हो रहा है, जब हम सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तब ट्रांसफर हो रहा है, तो तब जो आपने ब्रोकरेज पे की है वो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पे आएगी, ना कि परचेस वाली। तो ये ध्यान रखना है आपको, परचेस वाली को नहीं लेना है, कौन से वाले को लेना है, सेल वाले को लेना है। सो 11,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 3% जो कि हमने ब्रोकरेज पे किया। क्या एसटीटी ऐड करेंगे, आंसर इज नो, एसटीटी का एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। सो 11,25,000 का 3% दैट इज इक्वल टू आपके पास अमाउंट आएगा 33,750 का एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। नेक्स्ट बात आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। सो हमने एक्वायर कब किया है, 15/7/2018 को एक्वायर किया है, 1/4/2019 को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, 15/7/2019 को एक्वायर 18 को एक्वायर किया, 1/4/2019 को सेल कर रहे हैं। तो पीरियड देखिए क्या 1 साल से ज्यादा का है, आंसर इज नो, 1 साल के अंदर का ही है। इन दैट केस हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे और ध्यान रखना है कि 111A लेने के लिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म ही हो रहा है क्योंकि 15/7 को खरीदा था, 1/4/2019 को बेच रहे हैं। सो अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स का यहाँ पे है डिफरेंस, लेकिन हमारे 1 साल से ज्यादा का नहीं है। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने पे एक्वायर किया था, 2,500 शेयर्स एट द रेट ₹330। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 8,25,000। लेकिन बोला जा रहा है कि इसके साथ एसटीटी और ब्रोकरेज भी पे हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एसटीटी तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये ब्रोकरेज को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये भी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। ठीक है, सो कॉस्ट हमारे 8,25,000 का हमने ब्रोकरेज पे किया एट द रेट 2%। सो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। इन टोटल अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगा 8,41,500। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंप्रूवमेंट कुछ इसमें है नहीं। एट लास्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है हमारे पास 2,49,750 का। अब आती है बात 111A की। 111A कब मिलता है, तो सबसे पहले तो हमारे
किस पे मिलेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो है। नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर हमारे यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स भी हैं, कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या बोला गया था? इसके बाद हमको बोला गया था कि आपको एसटीटी भी पेमेंट करना है। सो हमने एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एसटीटी भी पेमेंट किया है। इन दैट केस हमको अंडर सेक्शन 111A 15% वाला टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। सो आपका जो अमाउंट आया दैट इज 2,49,750 का 15% आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, दैट इज 37,463 रुपीज का टैक्स आएगा। क्या यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। क्या आपका यहाँ पे रीबेट एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, रीबेट भी एप्लीकेबल नहीं है। इन दैट केस रीबेट का मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। रीबेट अप्लाई हो सकता है क्योंकि 5 लाख से कम है, ठीक है, लेकिन रीबेट हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं? आप चाहे तो रीबेट भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम काम करते हैं रीबेट भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सो रीबेट अगर देखा जाए, रीबेट मिलता कब है? रीबेट मिलता है जब हमारी इनकम 5 लाख से कम की हो। किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ को मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा रेसिडेंट है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, इन दैट केस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 2,49,750 की हमारी इनकम आ रही है जो कि 5 लाख से कम है। कितना मिलता है रीबेट? तो रीबेट के लिए बोला गया कि 12,500 या तो 12,500 या फिर जितना आपका आ रहा है अमाउंट इनकम का वो अमाउंट। तो हमारा देखा जाए तो टैक्स का है ना, सो टैक्स का अमाउंट या फिर 12,500। सो हमारा यहाँ पे 37,463 है। इन दैट केस उतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा, विच एवर इज लेस मिलता है 12,500 या टैक्स। तो हमको 12,500 का यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। अगर मैं डिडक्शन लूँ 37,463 माइनस 12,500 दैट इज इक्वल टू 24,963 का हमारा ये टैक्सेबल अमाउंट आया, जिसके ऊपर सेस लग जाएगा 4%। सो 24,963 का 4% दैट इज इक्वल टू 999, ठीक है। सो इन टोटल अगर हम देखें यहाँ पे हमारा टैक्सेबल अमाउंट है 24,963 प्लस 999 दैट इज इक्वल टू 25,962। आई होप क्लियर हुआ हो। रिबेट कब लगता है? जब आपकी इनकम 5 लाख से कम हो या 5 लाख तक की हो, ठीक है। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,500 या फिर जितना अमाउंट आपका टैक्स आया विच एवर इज लोअर। आई होप क्लियर हुआ हो किस तरीके से रिबेट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। आई होप अच्छे से आपको एग्जाम्पल भी समझ आया हो कि किस तरीके से हम ये करेंगे, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक पे। देखिए क्या बोल रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड। ये इसकी इनकम आपको दी हुई है 1,30,000 का गेन आ रहा है। अदर इनकम आपको दिया हुआ है 1,60,000। इन टोटल अगर हम देखें तो हमारी इनकम कितनी है? यहाँ पे इनकम आ रही है हमारी 2,96,000 हमारी इनकम है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन विच एसटीटी इज पेड, तो ये कौन सा वाले की बात कर रहे हैं? 111A की बात कर रहे हैं। तो 111A की कितनी इनकम है? 1,30,000, उसको अलग कर लीजिए। बचा अदर इनकम दैट इज 1,66,000, इसको अलग कर लीजिए। अब क्या करना है? दोनों को अलग कर लिया हमने। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमको पता है कि इसके ऊपर लगता है एट द रेट 15% और नॉर्मल है तो इसके ऊपर स्लैब रेट लगेगा। स्लैब रेट हम किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर एक्स जो कि इंडिविजुअल है 45 ईयर्स के। तो इनके लिए क्या होता है? 2,50,000 तक की इनकम क्या होते हैं? टैक्सेबल नहीं होती है, निल होता है ना। हमने देखा है स्लैब रेट में अप टू 2,50,000 जो फर्स्ट होता है वो निल होता है। उसके बाद से टैक्स लगता है 5%, 20%, 30%, है ना। सो समझिएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1,66,000 है, तो 2,50,000 कहाँ से लाए? तो हमारे टैक्स ने बोला कि आपकी जो स्पेशल इनकम है उसमें से आप इसको कम कर दीजिए। स्पेशल इनकम कितनी है? 1,30,000 है। हमको कितना चाहिए 2,50,000 करने के लिए? 1,66,000 तो हमारे पास है। हमको एक्स्ट्रा कितना चाहिए? हमको एक्स्ट्रा चाहिए 84,000। तो ये 84,000 यहाँ से ऐड कर दो और यहाँ से आप डिडक्ट कर दो। स्पेशल इनकम अंडर सेक्शन 111A से आप डिडक्ट कर सकते हैं और अमाउंट आपका बच रहा है 46,000। इसके ऊपर 15% टैक्स लगाइए, ठीक है। इसके ऊपर 15% टैक्स दैट इज 6,900 रुपीज यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है।
और ये हमारा टैक्सेबल नहीं होगा। एक बार और ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या बोल रहा है देखिए, 2,96,000 की इनकम हमारे पास आई थी। अब कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन, सबको पता है कि 2,50,000 तक की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। तो मिस्टर एक्स आए, मिस्टर एक्स को जब हमने बोला कि आपके 1,30,000 के ऊपर 15% हम टैक्स लगा रहे हैं, तो वो बोलेगा कि क्यों 1,30,000 के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी तो इनकम 2,50,000 तक तो पूरी निल है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, 46,000 बचे हुए इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया कि एज आपको 2,50,000 का पूरा एग्जेम्पशन दिया गया है, तो वो एग्जेम्पशन हम वापस नहीं ले सकते, ये एग्जेम्पशन उनको दिया जाएगा। तो उनको एग्जेम्पशन देने के लिए क्या बोला गया कि आपका ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप सेक्शन नंबर 111A से ले सकते हैं। सो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने यहाँ से ले लिया और इसको 2,50,000 जितना एग्जेम था उतना बनाया और यहाँ पे टैक्स रेट निल किया। फिर जो बचा हुआ इनकम था उसके ऊपर हमने 15% चार्ज किया। सो 6,900 यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। अब देखिए ये हो गया हमारा टैक्स। टैक्स कितना है? 6,900। चेक कीजिए क्या रिबेट मिलेगा क्या? तो रिबेट के लिए क्या कंडीशंस है? 5 लाख से कम की इनकम होनी चाहिए है, हमारा इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, वो भी है। कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप मान लीजिए कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है। आपको कितना रिबेट मिलता है? 12,500, या फिर आपका जितना टैक्स है विच एवर इज लोअर, तो लोअर कितना अमाउंट है 6,900, उतना का डिडक्शन मिल जाएगा। एट लास्ट हमारे पास इसके ऊपर सेस चार्ज कर लीजिए एट द रेट 4%, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो एट लास्ट हमारे पास निल आ रहा है यहाँ पे टैक्स। आई होप क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे अगर हमारे पास इनकम 2,50,000 वाली अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो 2,50,000 वाली है, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा एक और चीज, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2,50,000 है, लेकिन अगर हमारे सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए अलग है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उसको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इन सब चीजों पे, ठीक है। इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब ये जो आपका लिमिट वाली बात हो गई, ये लिमिट किसके लिए है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, ये ध्यान रखना है। मतलब अगर 1,66,000 यहाँ है ना, और यहाँ पे 1,30,000 हमारा आ रहा है, और अगर ये नॉन रेसिडेंट होता तो हम ये 111A वाला 84,000 यहाँ ले जाके नहीं डालते। हम उसको बोलते हैं कि आपका ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, आपके लिए हम ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट किसके लिए होगी? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट एचयूएफ होना चाहिए, उनके लिए बस ये एडजस्टमेंट होगी और किसी के लिए एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहा है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हुई है किसी और इनकम से, इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि इस सेक्शन दैट इज 111A के अंदर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं जितना भी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बैलेंस बचा हुआ है उसके लिए, ठीक है। और बचे हुए बैलेंस पे आप कितना टैक्स चार्ज करेंगे? एट द रेट 15% आपका चार्ज होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नॉन रेसिडेंट्स के लिए अप्लाई नहीं होती है। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, कुछ भी हो, किसी के लिए भी अप्लाई नहीं होगा। और रेसिडेंट में भी सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए अप्लाई होगा, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, इनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अगेंस्ट एसटीसीजी टैक्सेबल अंडर सेक्शन नंबर 111A। एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि जो डिडक्शन मिलते हैं हमको 80C से 80U तक के, ये डिडक्शंस हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो क्या बोल रहा है, 80C से 80U के जो डिडक्शंस होते हैं वो सेक्शन नंबर 111A के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें कम रेट ऑफ टैक्स चल रहा है, तो उसके ऊपर भी आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो बोला गया 80C से 80U इनके लिए अप्लाई नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ हो आपको सेक्शन नंबर 111A। इसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 112। इनसे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। कुछ भी डाउट बचा हो तो उसको रोक के रखिए, क्योंकि आगे जाके क्लासेस में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 112, जो कि रिलेटेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये वाला पॉइंट कि हमारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उन पे लगता है एट द रेट 20% टैक्स। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ये बता रखा है आपको। इसको हम स्पेशल इनकम ट्रीट करते हैं और स्पेशल इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स लगता है। सेम चीज यही लिखी हुई है कि कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन से लॉन्ग टर्म? तो
बोला गया कि सारे लॉन्ग टर्म को यहाँ पे कवर कर लेना, सारे लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जैसा हम वहां पे अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डिडक्शन यहाँ पे भी नहीं मिलेगा अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A दैट इज 80C से 80U वाले डिडक्शंस आपको ये LTCG के लिए भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है देखिए, मिस्टर जनार्दन A resident aged 52 years, तो नॉर्मल रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, हैज अदर इनकम ऑफ 1,70,000, LTCG 90 लाख। सो इन टोटल इसके पास इनकम कितनी है, 2,60,000 की इनकम है। 2,60,000 में से स्पेशल इनकम दैट इज LTCG की है 90,000 की इनकम, नॉर्मल इनकम है 1,70,000, है ना। अब आती है बात सबसे पहले तो एडजस्टमेंट की। सो क्या यहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो बोला गया कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो एडजस्टमेंट कर दो। एडजस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। 80,000 कहाँ से लेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले से आप 80,000 ले सकते हैं, बचा 10,000। ये टैक्सेबल होगा एट द रेट 20%, और यहाँ पे आज ये एग्जेम्प्ट है 2,50,000 तक, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सो 20% अगर हम कैलकुलेट करें तो 2,000 का आपका अमाउंट आएगा। क्या रिबेट मिलेगा, आंसर इज यस, क्योंकि 5 लाख से इनकम कम है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, तो रिबेट भी हमको यहाँ पे मिलेगा। कितना मिलेगा, 12,500, या फिर हमारा जितना टैक्सेबल अमाउंट आया है, ठीक है। सो 12,500 और टैक्स का अमाउंट कौन लोअर है, टैक्स का अमाउंट तो 2,000 का आपको डिडक्शन मिल गया। एट लास्ट सेस लगता है हमारा एट द रेट 4%, यहाँ पे निल है तो ये भी निल रहेगा, और लास्ट हमारे पास एट लास्ट टैक्स लाइबिलिटी निल आई है। आई होप क्लियर हुआ हो किस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन होगा। सेक्शन नंबर 112, इसके आगे की चीज हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास इसी का कंटिन्यूएशन है। मैं अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 112 हमने कंप्लीट किया। इससे रिलेटेड एक प्रोविजो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन to get more updates. So that's it. See you all in the next video.